तो कई सेलिब्रिटीज़ को भी ये प्रॉब्लम है, जैसे किम कार्दाशियन है और बॉलीवुड की अगर हम बात करें तो रश्मि देसाई हैं, जिनको सोराइसिस की शिकायत है और वो इसे मैनेज कर पा रही हैं, ठीक भी नहीं है शायद अभी तक जैसा मैंने पढ़ा था उसमें। तो ये किसी को भी हो सकता है या स्पेसिफिकली किसी को होगा? आप सोचिए 70 to 80% ऑफ द बॉडी कवर्ड है। जी। इतना कवर्ड है कि बच्चा अगर वॉशरूम भी जाता है ना तो वहाँ का एरियाज भी ना वो साफ कर सकता है वहाँ पे, ना वहाँ पे पानी लगा सकता है। बच्चा जब धोता है ना, अपने वॉशरूम क्लीन करता है, उसको इतना दर्द होता है, बच्चा रोता है। अभी मार्केट में बहुत सारी क्रीम्स हैं, लोशंस हैं, सीरम्स आ गए हैं आजकल मार्केट में। तो क्या सोराइसिस पेशेंट किसी भी सीरम को, लोशन को यूज़ कर सकता है या स्पेसिफिक होना होगा उन्हें कि यही वाले सीरम या लोशंस मुझे यूज़ करना है? डॉक्टर नेहा, मैंने अक्सर ये देखा है कि सोराइसिस के जो पेशेंट होते हैं उनके साथ लोग बहुत भेदभाव करते हैं, कई बार फैमिली मेम्बर्स भी कर देते हैं। तो मेरा क्वेश्चन यही है कि क्या सोराइसिस पेशेंट के साथ बैठकर खाना खाने से, उसे टच करने से, उसके साथ बात करने से और उसके इमोशंस को समझने से भी क्या सोराइसिस फैल सकता है? तो डॉक्टर नेहा, अब मैंने ये भी सुना है कि सोराइसिस अगर बहुत लंबे समय तक अनट्रीटेड रह जाता है तो इसकी वजह से शरीर में कई और दिक्कतें भी बन सकती हैं। तो वो कौन-कौन सी दिक्कतें हो सकती हैं? नमस्कार, आपका स्वागत है भारत होम्योपैथी के पॉडकास्ट में और आज इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे सोराइसिस के बारे में। सोराइसिस होता क्या है, जिसे हम छाल रोग नाम से भी जानते हैं, और कैसे ये भारत में बहुत तेजी से बढ़ते जा रहा है। अगर हम भारत की बात करें, भारत में लगभग 100 में से 2 लोगों को सोराइसिस की शिकायत रहती है। अब लेकिन भारत की आबादी इतनी बड़ी है, वहां पर लोगों को पता ही नहीं है सोराइसिस क्या है। तो आज इस पॉडकास्ट में हम डॉक्टर नेहा से सारी बातें जानेंगे कि सोराइसिस क्या होता है, कैसे होता है और किन कारणों की वजह से सोराइसिस होता है और किन लक्षणों को पकड़कर हम समझ सकते हैं कि ये सोराइसिस है। साथ ही साथ कौन सी रेमेडीज अपनाकर हम सोराइसिस को मैनेज कर सकते हैं, और साथ ही साथ जो भी पेशेंट सोराइसिस से सफर कर रहे हैं, उनके सराउंडिंग्स में जो लोग होते हैं, उन्हें उन्हें कैसे ट्रीट करना चाहिए, यानी सोराइसिस के पेशेंट से कैसे बात करनी है, उन्हें किस तरीके से ट्रीट करना है, उन्हें कैसे मोटिवेट करना है, ये सारी बातें इस पॉडकास्ट में रहेंगी। तो इस पॉडकास्ट को एंड तक देखिएगा, और अगर आप सोराइसिस से जुड़ी थोड़ी-सी भी जानकारी लेना चाहते हैं, तो ये पॉडकास्ट आपके लिए बहुत खास हो सकता है, क्योंकि इस पॉडकास्ट में हम आपको बहुत सारी जानकारी देने वाले हैं। और आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नेहा। डॉक्टर नेहा, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। थैंक यू निखिल, हाउ आर यू? आई एम गुड डॉक्टर नेहा, आप कैसे हैं? बढ़िया एकदम। तो डॉक्टर नेहा, आज हम बात कर रहे हैं सोराइसिस के बारे में। सोराइसिस, आपको पता है कि भारत में लगभग 100 में से 2 लोगों को सोराइसिस की शिकायत है। लेकिन फिर भी मैं देखता हूं कि कई लोग ऐसे हैं जिन्हें सोराइसिस के बारे में पता ही नहीं है कि सोराइसिस होता क्या है। तो मेरा सवाल आपसे पहले यही है कि सोराइसिस होता क्या है? सोरियासिस बेसिक एक स्किन डिसऑर्डर होता है, चमड़ी का रोग होता है ना? ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की कैटेगरी में कंसिडर करते हैं हम इसको। इसमें क्या होता है कि आपकी बॉडी के जो सेल्स होते हैं, जो इम्यूनिटी बनाते हैं और बाहर के इन्फेक्शियस एजेंट से लड़ते हैं, जी। वो सही से नहीं काम कर पाते, जिसकी वजह से आपके जो स्किन सेल्स होते हैं ना, बहुत जल्दी मरने लगते हैं। तो डेड स्किन सेल्स का एक्यूमुलेशन होने लगता है और जी। नए स्किन सेल्स बहुत जल्दी से ऊपर आने लगते हैं। जी। तो जब वो ऊपर आएंगे और पुराने डेड स्किन के जो सेल्स होंगे वो झड़ेंगे नहीं, तो फ्लेक्स की तरह आपको नजर आएंगे। तो जी। बेसिकली एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें पपड़ी जैसा नजर आने लगता है। जी। तो डॉक्टर नेहा, जैसे अभी आपने बताया ये एक क्रॉनिक डिजीज है, तो ये क्या किसी को भी हो सकती है, मतलब रैंडमली किसी को हो सकती है? क्योंकि अभी हाल ही में अगर मैं देखूं, मैं कुछ सोराइसिस के बारे में सर्च कर रहा था, तो कई सेलिब्रिटीज को भी ये प्रॉब्लम है, जैसे किम कार्दाशियन है और बॉलीवुड की अगर हम बात करें तो रश्मि देसाई हैं, जिनको सोराइसिस की शिकायत है और वो इसे मैनेज कर पा रही हैं, ठीक भी नहीं है शायद अभी तक जैसा मैंने पढ़ा था उसमें। तो ये किसी को भी हो सकता है या स्पेसिफिकली किसी को होगा? देखो क्या होता है ना कि अगर हम जनरल इसके सारे रीजंस देखो, बेसिक रीजन तो साइंस नहीं पता लगा पाई है। जी। व्हाट इज द एग्जैक्ट कॉज ऑफ सोरियासिस वी डोंट नो, हमें नहीं जी। पता। बट हम अगर सारी चीज़ों को कंबाइन करें तो कुछ जीन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ऐसे हम बात करें तो 70 से 80 जीन्स हमने निकाले हैं जो सोरियासिस को ट्रिगर कर सकते हैं। जी। कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, कुछ फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं। ये सारे फैक्टर्स मिला के हम कह सकते हैं कि जिन जिन में ये रीजंस हैं तो उसको सोरियासिस होता है। और ये जी। इतनी बड़ी लंबी लिस्ट होती है ना जी। कि हम इन जनरल कह सकते हैं कि किसी की भी अगर इम्यूनिटी कमज़ोर है, कोई बहुत ज़्यादा अल्कोहल स्मोक लेता है, किसी के फादर मदर को कोई स्किन डिसऑर्डर रहा है, चाहे सोरियासिस ना रहा हो, चाहे एस्थमा रहा है, तो वो एज सोरियासिस इनहेरिट होने के या सोरियासिस होने के चांसेस रहते हैं। जी।
और डॉक्टर ने मेरा मन में एक सवाल ये भी है कि जैसे पेशेंट हैं जिन्हें सोराइसिस है, तो क्या उन्हें कोई लक्षण दिखाई देते हैं शुरुआत में जिससे उन्हें पता चल जाए कि ये सोराइसिस है या नॉर्मल कोई स्किन की एलर्जी है? तो ऐसा भी कुछ देखो होता जब है? पेशेंट, हाँ, कई बार पता है क्या होता है, अब इंडिया में ना बहुत सारी बीमारियों की बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है। अब वो प्रॉपर नॉलेज ना होने की वजह से, और इंसान इंडिया में हुँ, अधिकतर अपनी चीज़ों को बहुत ज़्यादा इग्नोर करता रहता है। वो जी। तब तक भी डॉक्टर के पास टर्न अप नहीं करता है जब तक उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं हो जाती है। तो हुँ, मेरे एक्सपीरियंस में मैंने ये देखा, जितने पेशेंट्स मेरे पास आते हैं, जैसी हिस्ट्री वो बताते हैं, उनके 2 साल, 1-2 साल अगर बहुत ज़्यादा बढ़ नहीं रहा है, तो 1-2 साल तो इसी में निकल जाते हैं। थोड़ा-सा स्किन रैशेज़ तो है, कोई बात नहीं, खुजली हो जाती है, कोई बात नहीं, या कुछ तो बाहर से केमिस्ट से कोई दवाई खरीद के लगा ली, तो वो कोई बात नहीं। तो इस तरीके से उनका निकलता रहता है। तो एक्चुअल डायग्नोसिस होने में भी पेशेंट को 1 डेढ़ साल लग जाते हैं। जी, बट वहीं कोई ऐसा पेशेंट है जिसको शुरुआत ही बहुत एग्रेसिव उससे हुई थी नेचर से, तो उसका जल्दी डायग्नोस हो जाता है। जी। और क्या इसमें कोई डाइट का भी रोल होता है? क्योंकि मैंने सुना है कि अगर सोराइसिस में कुछ खट्टा खा लेते हैं, हुँ, तो ये बहुत तेज़ी से बढ़ने लग जाता हुँ, है और अगर हम मीठा खाते हैं, तो इससे भी दिक्कत हो जाती है। तो हुँ। कुछ डाइट का रोल रहता है या नॉर्मल एक हेल्दी पर्सन जो डाइट खा रहा है, वो सब खा सकते हैं पेशेंट? नहीं, देखो डाइट में क्या होता है ना, डाइट तो है, बहुत इम्पोर्टेंट है सोरियासिस के केस में। और हम ये माने कि आप जितनी हेल्दी डाइट लोगे ना, उतना आपके लिए अच्छा है, जी, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। दूसरा, एक हेल्दी डाइट में क्या हुआ कि आपका जंक निकल गया, आपका अल्कोहल स्मोक निकल गया, आपका फैट फ्राइड निकल गया, तो बचा नॉर्मल खाना। जी। तो नॉर्मल खाने में भी अगर हम रेस्ट्रिक्शंस दें, तो बेसिकली कुछ वेजिटेबल्स होती है जो नाइट शेड फैमिली की जी, होती जी, है, जी। जिसमें बेसिकली टमाटर, आलू, जी। बैंगन और मिर्ची, ये 4 चीज़ें आती हैं। तो हुँ, ये 4 चीज़ें नहीं खानी होती हैं, और थोड़ा-सा खट्टा नहीं खाना होता है। जी, तो बेसिकली मिल्क भी रिस्ट्रिक्ट कराते हैं। अच्छा, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है ये, जैसे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं तो वो ये कहते हैं कि हमने तो गूगल पे पढ़ा था, गूगल में तो ऐसा कुछ नहीं लिखा जी, कि दूध बंद करो तो बिल्कुल। सोरियासिस, है ना? या ऐसी वेजिटेबल्स खाने से सोरियासिस। ये मैं मानती हूँ कि बहुत सारी साइंटिफिक स्टडीज़ में ये नहीं लिखा है कि दूध बंद करना चाहिए सोरियासिस में। हुँ, बट मैं अपने पर्सनल क्लिनिकल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि पेशेंट जितनी ज़्यादा ऐसी सब्जियाँ कम खाए जिससे इन्फ्लेमेशन होने के चांसेस रहते हैं, ऐसा कुछ भी रिएक्शन आ सकता है बॉडी के अंदर, अगर इंसान वो अपनी डाइट से हटा दे, तो मैंने खुद ही एक्सपीरियंस किया है कि क्लिनिकली रिजल्ट बहुत बेहतर हो जाते हैं। जी। और जैसे अभी आपने शराब का भी ज़िक्र करा, हुँ, तो एक सोराइसिस पेशेंट मेंटली ट्रॉमा से भी गुज़र रहा हुँ, होता है। हुँ, ऐसे में उसको स्ट्रेस को रिलीज़ करना होता है। हुँ, कई बार मैं देखता हूँ, जो सोराइसिस के पेशेंट हैं और जो एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन है, स्ट्रेसफुल लाइफ़ में लोग शराब का सहारा ले लेते हैं। उनको लगता है कि शराब पिएँगे, स्ट्रेस लेवल कम होगा, हुँ, हमें अच्छा लगेगा। हुँ। तो क्या सोराइसिस के पेशेंट अल्कोहल कंज़म्पशन कर सकते हैं? मॉडरेट फॉर्म में ही बेशक कर सकते हों या फिर उन्हें बिल्कुल भी शराब का सेवन नहीं करना? क्योंकि कहीं न कहीं उनके माइंड में ये रहता है कि शायद अल्कोहल कंज़म्पशन से उनका स्ट्रेस लेवल कम होगा। देखिए, अल्कोहल सोरियासिस में एब्सोल्युटली रिस्ट्रिक्टेड है। नो अमाउंट ऑफ अल्कोहल इज़ सेफ इन सोरियासिस पेशेंट्स। और जो सोरियासिस के पेशेंट्स हैं ना, ये 2-4 साल में ये बात समझ जाते हैं, क्योंकि जैसे मान लो डिनर पे गए, बाहर गए, या हुँ, किसी भी वजह से उन्होंने अल्कोहल कंज़्यूम किया, तो उनको अगले दिन ही एग्रवेशंस आने लगते हैं। ओके। तो पेशेंट को बहुत जल्दी ये बात एहसास होने लगती है कि अगर मैं अल्कोहल लूँगा तो मेरा पैचेस बढ़ जाते हैं या एग्रवेशंस आ जाते हैं। बेसिकली क्या है, देखो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर को जब हम समझते हैं ना, तो आपको ये मान के चलना है कि आपको ऐसी कोई भी चीज़ नहीं करनी है लाइफ़स्टाइल में, खाने में, पीने में, कुछ भी, जिससे आपके बॉडी के अंदर की इन्फ्लेमेशन बढ़े, इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स बढ़े। अब अल्कोहल एज़ वी ऑल नो कि ये नॉर्मली भी सेफ़ नहीं है। तो हुँ, जब ऐसी कोई भी चीज़ जो आपकी बॉडी के लिए सेफ़ नहीं है और अंदर नुकसान पहुँचा सकती है, तो वो ऑब्वियसली आपकी बॉडी अंदर से बहुत सेंसिटिव है। जी। आप अल्कोहल लेंगे तो वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और इसमें मतलब 100 में से 99% चांसेस हैं कि आपने आज अल्कोहल ली और 2 दिन में एग्ग्रेवेशंस आएँगे ही आएँगे। जी। और डॉक्टर नेहा, ये जो सोराइसिस है किसी स्पेसिफिक उम्र में ही होता है? जैसे सपोज़ अगर 20 साल की उम्र तक हो गया तो हो गया, उसके बाद ज़िंदगी में किसी को खतरा ही नहीं है सोराइसिस होने का। ऐसा भी कुछ होता है या फिर ये किसी भी एज में हो सकता है? बताइए थोड़ा। ये एक्चुअली ऐसा नहीं है कि किसी को बचपन में हो गया तो हो गया, बल्कि हम ये कह सकते हैं जिनको चाइल्डहुड सोरियासिस होता है, बचपन से सोरियासिस जी। होता है, वो थोड़े एग्ग्रवेटेड केसेस होते हैं। वो थोड़े से ऐसे केसेस होते हैं जिनमें बार-बार एग्ग्रवेशन आने के चांसेस रहते हैं, या उनकी बॉडी अंदर से जल्दी इन्फ्लेम होने लगती है। जी।
तो वो थोड़े डिफ़िकल्ट टू हैंडल हो जाते हैं वो केसेस। लेकिन अगर हम टिपिकल एज की बात करें तो अराउंड 30s होती है इसकी टिपिकल एज। जी, और क्योंकि अगर मैं इन सब चीज़ों को कंबाइन करूँ तो साइंस ये मानती है कि 30 साल की उम्र के बाद आपकी बॉडी की फिजियोलॉजी भी चेंज हो रही होती है। आप अपनी लाइफ के पीक स्ट्रेस पर होते हैं, है ना? वो आपकी 30s एक ऐसा एज होती है जब आप हर तरफ का, चारों तरफ का, बच्चों का, एजिंग पेरेंट्स का, जी, अपने करियर का, हर तरफ का आपका स्ट्रेस होता है। हुँ, प्लस उस टाइम पे जो है बाहर के जो है डाइनआउट्स वगैरह भी ज़्यादा होने लगते हैं। तो जी, सबसे टिपिकल जो प्रेजेंटेशन होती है वो 30s और 40s में आती है। जी, और आ ये किसी भी उम्र में सकता है, इसका कोई वो नहीं है कि इस उम्र में आएगा, कभी भी पैदा होने से लेकर मरने तक की जी, उम्र तक 60-70 साल की उम्र में भी आ सकता है सोरियासिस, तो अच्छा, इसका कोई वो नहीं है। और अगर हम जेंडर स्पेसिफिक बात करें तो हुँ, ये मर्दों में ज़्यादा कॉमन है एज़ कंपैरेटिव टू जी। फीमेल। यही मैं अभी आपसे पूछने वाला था, आपने पहले ही बता दिया कि ये मेल फीमेल्स में किस रेशियो में रहता है, तो मेल्स में ज़्यादा चांसेस रहते हैं, ट्वाइस 2 ट्वाइस, गुने ज़्यादा अच्छा, चांसेस होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है डॉक्टर नेहा? मे बी बिकॉज़ ऑफ द स्ट्रेस, और या फिर हम ये मान के चलें, देखो एक आदमी की बॉडी एज़ कंपैरेटिव टू वुमेन हुँ, ज़्यादा एक्सपोज़्ड होती है स्ट्रेस से। जी, ये एक रीज़न हो सकता है। और जब हम इसकी इनहेरिटेंस की बात करें तो अगर 4 बच्चे हैं, 4 में से जो मेल चाइल्ड है उसको होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। और ये जी, हम सिर्फ प्रोबेबिलिटी पे बात कर रहे हैं, हमेशा ऐसे नहीं होगा। अगर 4 बच्चे हैं, 2 मेल है, 2 फीमेल है, तो एक फीमेल चाइल्ड को भी हो जी, सकता जी, है। जैसे अभी आपने बच्चों का नाम लिया, हुँ, तो जेनेटिक तो ये होता ही है, जैसे हुँ, मैंने देखा है, हुँ, इसको पढ़ा भी है जितना हुँ, थोड़ा बहुत हुँ। मैंने इसके बारे में। तो जेनेटिक्स में जैसे ये होता है, तो इसकी भी कोई गारंटी रहती है कि अगर आपके पेरेंट्स को सोराइसिस है, तो बच्चे को डेफ़िनिटली होगा? 20% चांसेस होते हैं। 20% हाँ, चांसेस। मतलब अगर आप ये मान के चलो कि अगर एक कपल ने 5 बच्चे पैदा किए हैं, तो हुँ, 5 में से 1 बच्चे को होने की संभावना रहती है, जी, बाकी 4 को नहीं होंगी। जी, बट ये सिर्फ़ एक प्रिडिक्शन हम पहले से प्रोबेबिलिटी है करके, हाँ, बेसिकली। प्रोबेबिलिटी मान के चलते हैं। बट अगर किसी ने 3 बच्चे किए हुए हैं, तो 3 में से 2 को भी चांसेस हो सकते जी, हैं। पर ये 100% नहीं होता कि जी। डेफ़िनिटली होगा ही होगा। लेकिन कोई ऐसा तरीका है कि इसे रोक सकें? जैसे सपोज़ अगर पेरेंट्स को सोराइसिस है और ये वहीं ख़त्म हो जाए, बच्चों तक ना जाए, तो कोई देखो, वे है इस ऐसा? इनहेरिटेंस का तो कोई वो नहीं है। और हुँ, आप बच्चे को देखो, आपको पता है कि आपको ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, हुँ, तो ऐसे में आप अपने बच्चों का बचपन से ही कितना अच्छा ख़्याल रखते हो, कितनी अच्छी उनकी डाइट देते हो, और कोई भी एनवायरमेंटल स्ट्रेस किसी भी प्रकार का फ़िज़िकल या मेंटल अगर बच्चे को ना हो, हुँ। तो चांसेस है कि बच्चे को प्रेज़ेंटेशन नहीं आएगी। जी। तो डॉक्टर नेहा मैंने अक्सर ये देखा है कि सोराइसिस के जो पेशेंट होते हैं, उनके साथ लोग बहुत भेदभाव करते हैं, कई बार हुँ। फैमिली मेंबर्स भी कर देते हैं। तो मेरा क्वेश्चन यही है कि क्या सोराइसिस पेशेंट के साथ बैठकर खाना खाने से, उसे टच करने से, उसके साथ बात करने से और उसके इमोशंस को समझने से भी क्या सोराइसिस फैल सकता है? देखिए, सोरियासिस जो है कम्युनिकेबल डिज़ीज़ नहीं है। जी, ये एक के छूने से दूसरे तक नहीं फैलती है, जी, और इट इज़ नॉट कम्युनिकेबल एट ऑल, है ना? जी, छुआ-छूत की बीमारी नहीं है ये। जी, तो बहुत जगहों पे स्पेशली गाँव देहात में ऐसा होता है कि जिसको सोरियासिस होता है और ज़्यादा कंडीशन ख़राब है, जी, तो लोग उसको अलग कमरे में बंद कर देते हैं और उसके पास जाना नहीं पसंद करते, और बल्कि जो उसको ख़याल मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। जी, और क्या होता है ना कि जैसे अगर किसी की बॉडी पे पैच है, तो इंसान खुद ही अपने आप को ऐसा फ़ील करने लगता है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं ना, जो जो जिनका मेन ये कहना होता है कि आप मुझे फटाफट से ठीक कर दो। हुँ, और वो ना लोग मेरे को पार्टीज़ में नहीं बुलाते, या लोग सोशल गैदरिंग्स में नहीं बुलाते, उनको डर लगता है मेरे से उनके हुँ, बच्चों हुँ, को हुँ, ना हुँ, चले जाए या उन्हीं को ना चला जाए। उन्हीं को ना तो चाहिए। लोगों को ये मन में हमेशा रहता है डर, नो मैटर आप लोगों को कितना एजुकेट कर लो, तो उन्हें लगता है, बट ये कम्युनिकेबल नहीं है। जी। तो जैसे अभी आपने बताया ये एक सोशल स्टिग्मा भी बना हुआ है कि लोग सोराइसिस के पेशेंट से थोड़ा दूर भागते हैं। वहीं ऐसे में जो फैमिली सपोर्ट भी काफ़ी ज़रूरी होता है। लेकिन ये सारी चीज़ें तो हो जाती हैं, लेकिन जैसे आप पेशेंट से रोज़ मिलते हैं, तो पेशेंट क्या फ़ील करता है ऐसे में? उसका जो दर्द है वो क्या रहता है? क्योंकि ये सोसाइटी को पता होना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो समझ पाएँ ये कोई ऐसी बीमारी तो है नहीं जो छूकर या साथ में खाना खाने से फैलने वाली बीमारी हो। तो जो हमारी सोसाइटी है उसको पता होना चाहिए कि पेशेंट क्या फ़ील कर रहे हैं। तो मैं वो आपसे जानना चाहता हूँ कि पेशेंट जब आपके सामने आते हैं तो वो आपके साथ अपना दर्द शेयर करते होंगे। तो वो थोड़ा-सा हमारे व्यूअर्स को भी बताइए? देखो, जब पेशेंट हमारे पास आते हैं ना, स्पेशली देखो पेशेंट जब पहली बार आता है, एक तो उसके शरीर पे इतने पैचेज़ हैं, ऊपर से उसने इतनी जगह पे दिखाया हुआ होता है। कई बार ऐसे होता है कि पेशेंट बहुत सारे पुराने ट्रीटमेंट लेने के बाद उसके बॉडी ऑर्गन्स अंदर से उतने हुँ, हेल्दी हुँ। नहीं रहते हैं, जी, जी। साइड इफ़ेक्ट आ चुका होता है उन मेडिसिन्स का।
तो पेशेंट के ना पता है गिल्ट में बहुत रहता है पेशेंट, और हमेशा पेशेंट ये फील करता रहता है कि मैं ही क्यों, व्हाई मी, कि मैंने ऐसा क्या किया, भगवान ने मुझे ही क्यों ये बीमारी दी। एक तो ये व्हाई मी वाली फीलिंग बहुत ज़्यादा होती है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। दूसरा, इंसान अपने आप को ना, मैंने बहुत देखा है सोरियासिस के पेशेंट्स ना इतने फुल कपड़े पहनते हैं, और जबकि सोरियासिस में आप पहनो कॉटन क्लॉथ पहनो, नॉन इरिटेंट कपड़ा पहनो, लेकिन घर पे आप जितने टाइम हो आप अपनी स्किन को नॉर्मल रह सकते हो, ताकि नॉर्मल हवा पानी लगते रहे वहाँ पे, और बहुत ज़्यादा आपको कपड़े का इरिटेशन नहीं होना चाहिए। जी। अब ऐसे में जो लोग स्पेशली ऑफिस जाते हैं उन्हें पूरा यहाँ तक सॉक्स, पूरी पैंट पहनना, पूरा स्लीव्स तक का कपड़ा, और जब वो सोरियासिस नेल्स में आने लगता है ना तो पेशेंट बहुत परेशान होता है। मेरे पास कई बार पेशेंट्स आते हैं जिनके नेल्स कहते हैं यहाँ तक तो हम ढक लेंगे ना, सबसे पहले आप प्लीज़ नेल का ठीक कर दो। अभी क्या होता है कि जब हम ठीक करने लगे हैं तो सबसे पहले स्किन का जाएगा, नेल में आराम आने में थोड़ा समय लगता है। तो जितने भी विजिबल पार्ट्स होते हैं, स्पेशली स्कैल्प, ये वाला एरिया जो होता है, ईयर्स होते हैं, नेल्स होते हैं, जहाँ दिखता है वहाँ उन पार्ट्स को लेकर पेशेंट्स बहुत कॉन्शियस रहते हैं, और वो इसी कश्मकश में रहते हैं। मैं उनको बताती हूँ कि स्ट्रेस लेने से सोरियासिस बढ़ेगा, वो और स्ट्रेस लेते हैं। तो इस विशियस साइकिल को तोड़ना भी बहुत ज़रूरी होता है। फिर हम उनको हेल्प करते हैं कि कैसे वो अपना स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। जी। जैसे अभी आपने बताया स्कैल्प सोराइसिस के तो वैसे आई थिंक 7 या 8 टाइप्स होते हैं। तो ये स्कैल्प सोराइसिस थोड़ा ज़्यादा तेज़ी से फैलता है आई थिंक, या ऐसा कुछ नहीं होता कि हर सोरियासिस किसी भी कैटेगरी का हो, वो नॉर्मल उसका स्प्रेड हो सकता है, किसी को अग्रेसिव हो सकता है, किसी को माइल्ड हो सकता है। सोरियासिस की एक ही कैटेगरी ऐसी है जो बहुत सिवियर हो सकती है, जिसको एरिथ्रोडर्मिक सोरियासिस बोलते हैं, और इसमें ऑलमोस्ट 70 to 80% बॉडी कवर अप हो जाती है। तो वो मैंने केसेस देखे हैं जी। और वो बहुत इट्स वेरी डिफिकल्ट टू वॉच दोज केसेस एंड टेक ओवर देन हील दोज पेशेंट्स, बट एक्चुअली यूजुअली मेरे पास जब ऐसे पेशेंट्स आते हैं तो बच्चे होते हैं, और जितने भी आई हैं वो 10 से 13 साल की उम्र के बीच में मेरे पास पेशेंट्स आए। एंड द फादर, पता है क्या होता है, बच्चा तो अपने आप में सफ़र कर ही रहा होता है, और फादर इतना स्ट्रेस में होता है ना, उसको लगता है कि मैं अपने बच्चे को कैसे उसको ठीक कर दूँ ना। अब पेरेंट्स जब अपने बच्चे को सफ़र कर, आप सोचिए 70 to 80% ऑफ द बॉडी कवर्ड है, इतना कवर्ड है कि बच्चा अगर वॉशरूम भी जाता है ना तो वहाँ का एरियाज भी ना वो साफ कर सकता है, वहाँ पे ना वहाँ पे पानी लगा सकता है। और बच्चा जब धोता है ना, अपने वॉशरूम क्लीन करता है, उसको इतना दर्द होता है, बच्चा रोता है। मतलब वो एक ऐसे केसेस होते हैं तो बहुत दर्दनाक आप होते बता रहे हैं। हैं, मुझे सुनकर ही वो महसूस हो रहा है उनका दर्द, और जो वो फेस कर रहे होंगे उनके पेरेंट्स और बच्चे, तो और फिर डेफिनेटली क्या होता है ना कि मैंने जैसे कि हमने इस बारे में डिस्कस किया कि उनको लगता है कि ये फैलेगा। तो मैंने हमेशा देखा, नो मैटर आप कितना भी एजुकेट करो, बट पेरेंट्स अपने बाकी बच्चों को उस बच्चे के करीब नहीं लाते हैं। उनको डर लगा रहता है कि अगर मेरे दूसरे बच्चे को हो गया तो यूजुअली वो बच्चा जो होता है ना, वो ख्याल रखने की कोशिश ही कर रहे हैं, ये उनका तरीका है, और वो बच्चा एक अलग रूम में होता है। ऐसे केसेस को सेटल होने में थोड़ा टाइम लग जाता है, बट जब तक ये इतना ज़्यादा एग्रीवेशंस रहते हैं तो बहुत पेनफुल होती है वो सिचुएशन। तो ऐसे में डाइट का क्या रहता है, कि कोई ऐसी चीज़ है जो बिल्कुल ही अवॉइड करनी चाहिए? क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम बेनिफिशियल जो चीज़ें होती हैं हमारे लिए, हम उन्हें स्किप भी कर दें फॉर एग्जांपल, तो चलो हमें फ़ायदा नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें अवॉइड ही करनी चाहिए। क्योंकि सपोज़ जैसे अभी आपने शराब के बारे में बताया, अल्कोहल कंज़म्पशन स्ट्रिक्टली अवॉइड है। अब मैं उसको कंज़्यूम कर लेता हूँ, अगर मैं सोराइसिस पेशेंट हूँ तो मेरा तो सोराइसिस बढ़ जाएगा। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो उन्हें बिल्कुल ही अवॉइड करनी है, थोड़ा उनके बारे में बताएँ? जी, ये देखो, अब जो मैं डाइट की बात करूँगी ना, ये कुछ तो साइंटिफिक प्रेजेंट स्टडीज़ उसको बैक करेंगी, और कुछ मैं अपनी क्लिनिकल एक्सपीरियंस से बात कर रही हूँ। मैंने ये नोटिस किया है कि अगर आप ग्लूटेन अपनी डाइट से हटा दो, ग्लूटेन और लैक्टोज, क्योंकि ह्यूमंस एक्चुअली 100% ग्लूटेन टॉलरेंस नहीं है और 100% लैक्टोज टॉलरेंस नहीं है। सो देयर आर चांसेस कि लैक्टोज एज इन दूध से बनी हुई चीज़ें अंदर इन्फ्लेमेशन कर सकती हैं। सेम गोज़ फॉर ग्लूटेन भी इंसान, हम जितने भी ह्यूमंस हैं ना, बल्कि इंडिया में ज़्यादा टॉलरेंस है, इंडिया के बाहर तो लोग लेते ही नहीं हैं। पर अगर आप लैक्टोज और ग्लूटेन अपनी डाइट से हटा दो, मीट और स्पाइसेस हटा दो, मीट एज इन जितना भी नॉन वेज की चीज़ें हैं, और बहुत ज़्यादा मसाले, खड़े मसाले अपनी डाइट से हटा दो। 3-4 सब्जियां हैं जिसमें, जैसे मैंने नाइट शेड बताया आपको, टमाटर, आलू, मिर्ची, ये सारी चीज़ें हटा दो। और मैंने एक मशरूम से भी लोगों को देखा है कि मशरूम को पेशेंट से एग्रीवेशंस आते हैं, तो आप मशरूम भी अपनी डाइट से हटा सकते हो।
इसके अलावा पेशेंट पूछते हैं बचा क्या? मैं बोलती हूँ बचा तो सब कुछ, क्या नहीं बचा? आपके पास दालें सारी बची हैं, जी। बाकी सारे वेजिटेबल्स बचे हैं, आप बाकी सारी चीज़ें खा सकते हो। हम्म, गेहूँ को आप चावल से रिप्लेस कर सकते हो, बाजरे से रिप्लेस कर सकते हो, ज्वार से, रागी से, इन सब हेल्दी ग्रेन से रिप्लेस कर जी सकते हो। जी। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है पर्सनल अप्रोच भी काफ़ी रोल प्ले करती है, क्यों मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा। मेरा एक फ्रेंड है जिसे सोराइसिस था, उसने होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लिया। पहले तो एलोपैथिक वगैरह बहुत ट्रीटमेंट उसने ट्राई करे, लेकिन रिजल्ट नहीं मिला। तो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से उसको आराम तो मिल रहा था, लेकिन वो फुल्ली क्योर नहीं हो रहा था। फिर उसने अपनी डाइट को खुद कैच करा, डॉक्टर के साथ शेयर करता था वो सारी चीज़ें। तो उसने देखा कि जब भी वो गेहूं के आटे की बनी रोटी खा रहा है तो उसको खुजली ज़्यादा होती थी, या फिर दही जब उसने खा लिया तो उसको दिक्कत होती थी। तो उसने धीरे धीरे करके अपनी जो भी चीज़ें उसको एग्रेवेशन दे रही थी ना, वो हटाते गया अपनी डाइट से, और अपनी लाइफ में उसने योगा को भी इंक्लूड कर लिया। तो उसके रिजल्ट डॉक्टर ने आप को मैं बताऊंगा बिल्कुल ठीक है आज। मतलब 2 साल हो चुके हैं, अब उसको सोराइसिस बिल्कुल नहीं है। हाँ, वो अपना डाइट को लेकर रिस्ट्रिक्टेड अब भी है, योगा डेफिनेटली वो कर रहा है, तो उसको काफी रिलीफ मिलता है। तो ये तो उसका केस स्टडी थी, जो क्योंकि मेरा दोस्त था उसने मेरे को बता दिया। अब मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, क्या एक्चुअल में डाइट और योगा रोल प्ले कर रहे हैं? डाइट के बारे में तो आपने बता दिया, तो योगा भी क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है? जी, यस। देखो मैं तो ना अब इतने केसेस ट्रीट करने के बाद मैंने ये देखा है 6 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। अल्कोहल, स्मोक, ठीक है, मीट और स्पाइसेस, उसके बाद आया स्ट्रेस एंड स्लीप। बाकी हम 4 चीज़ों के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, अल्कोहल और स्मोक। मीट और स्पाइसेस हमने हटा दिया। अब बाकी 2 चीज़ें हमारी बची है, वो है स्लीप और स्ट्रेस। ये दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। जितनी अच्छी नींद होगी उतना कम आपका स्ट्रेस लेवल होगा, जितना ज़्यादा स्ट्रेस होता है उतनी नींद कम होती है। जी। अब क्या होता है ना कि इंसान अपनी ज़िंदगी में इस तरीके से फंसा होता है ना कि ना तो वो स्ट्रेस को हटा सकता है, जी, बिल्कुल। क्योंकि या तो करियर का स्ट्रेस है या फैमिली का स्ट्रेस है। तो अब लोग यही कहते हैं कि आप एज डॉक्टर्स तो बोल देते हैं टेंशन मत लो, पर हम क्या करें कि टेंशन ना लें। तो इसका एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है विच इज़ योगा एंड मेडिटेशन। जी। कुछ भी नहीं कर सकते ना, 15 मिनट के वॉक तो कर सकते हो आप। 15 से 20 मिनट की वॉक कर दो बिना ईयरफोन लगाए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बिना ईयरफोन लगाए 15-20 मिनट्स वॉक करो, उससे भी आपको डी स्ट्रेसिंग फील होगा। तो अपनी बॉडी को स्ट्रेस से रिलीज करने का कोई ना कोई तरीका आपको फॉलो करना चाहिए। तो ये लास्ट की 5th एंड 6th पॉइंट्स हैं जो आपको अपनी जी। लाइफ में इंक्लूड करनी चाहिए अगर आप सोरियासिस के पेशेंट हैं तो। जी, जैसे भी आपने बोला ईयरफोन्स ना लगाएं, बट म्यूजिक अगर कोई बंदा सुन रहा है तो म्यूजिक को भी बहुत अच्छा ऑप्शन बताया जाता है स्ट्रेस रिलीज करने के लिए। या तो आप डांस कर लो या फिर आप म्यूजिक सुन लो। तो ईयरफोन के बिना सुनना है म्यूजिक, या विद ईयरफोन भी नहीं, सुन सकते ईयरफोन हैं? एज इन हम जब इस बात की बात करते हैं ना, देखो स्ट्रेस रिलीज करने का ये मतलब होता है कि जब आप अपने दिमाग को जब थोड़ी सी शांति देते हैं ना तो आपका स्ट्रेस रिलीज होता है। अब आपने कुछ ना कुछ आप सुने जा रहे हो, फ्रेंड से बातें करे जा रहे हो वॉक करते हुए, या आप फोन पे बात कर रहे हो या ईयर, तो वो स्ट्रेस डी स्ट्रेसिंग नहीं हुआ, वो सिर्फ आपका वाइल वॉक हो वॉकिंग गया। बेसिकली आप ये यस, कहना चाह रहे हैं, या कुछ और कर रहे हैं योगा हाँ, एक्सरसाइज वगैरह, तो उस समय करेक्ट, ईयरफोन्स ना लगाएं। ईयरफोन्स नहीं, उस समय आप डेडिकेटेडली अपनी वॉक, एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन जो भी कर रहे हो बिना इंटरप्शन के सिर्फ उसको करो। फिर जब आपको ऐसे नॉर्मल रिलैक्स होने के लिए म्यूजिक सुनना है तो आप बिल्कुल कर सकते हो। तो जैसे डॉक्टर नेहा, अभी मार्केट में बहुत सारी क्रीम्स हैं, लोशंस हैं, सीरम्स आ गए हैं आजकल मार्केट में। तो क्या सोराइसिस पेशेंट किसी भी सीरम को, लोशन को यूज़ कर सकता है, या स्पेसिफिक होना होगा उन्हें कि यही वाले सीरम या लोशंस मुझे यूज़ करने हैं? देखो हमेशा हम पेशेंट्स को यही एडवाइस करते हैं, जितना ज़्यादा आप केमिकल से दूर रहोगे उतना जी। अच्छा रहेगा। जो पेशेंट का सबसे पहला अप्रोच होता है ना कि स्किन पे कोई भी रैश आया, केमिस्ट के पास गया, लोशन खरीदा, लगा लिया। वो बेसिकली जो ऑइंटमेंट्स मिलते हैं ना वो एंटी फंगल, एंटीबैक्टीरियल और स्टेरॉइडल का कॉम्बिनेशन दे देते हैं। जी। तो आप उनको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि फंगल इन्फेक्शन है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या फिर सोरियासिस का पैच है या एक्जिमा है, वो सबका कॉम्बिनेशन दे देते हैं और वो सबसे ज़्यादा हार्मफुल होता है आपकी स्किन के लिए। तो जितना ज़्यादा आप केमिकल या मेडिकेटेड चीज़ों से दूर रहोगे और होम रेमेडीज फॉलो करोगे, उतना ज़्यादा आपकी स्किन हेल्दी रहेगी आगे चल के भी। तो बहुत सारी ऐसी होम रेमेडीज हैं। तो वही मैं जानना चाह रहा हूँ कि ये जो होम रेमेडीज़ हैं, तो कौन सी होम रेमेडीज़ इसमें हेल्प कर सकती है, जहाँ पेशेंट को ज़रूरत ही ना पड़े किसी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट की या केमिकल वाले प्रोडक्ट की। वो नॉर्मल अपना घर पर ही कुछ घरेलू उपचार अपनाए और अपने स्किन को नरिश कर ले, क्योंकि ड्राइनेस सबसे बड़ा इश्यू रहता है सोराइसिस में। सोरियासिस में सबसे बड़ा इशू ड्राइनेस रहता है।
देखो क्या होता है ना, आपको क्या सूट करेगा वो एब्सोल्युटली इस बात पे है कि आपको सोरियासिस की सबसे ज़्यादा तकलीफ क्या हो रही है। आपको ड्राइनेस है, या आपको इचीनेस ज़्यादा है, या आपको रेडनेस ज़्यादा है, या फिर कभी कभी स्टिकी फ्लूइड भी निकलने लगता है। तो अगर आपको ड्राइनेस प्रेवलेंट है तो ड्राइनेस को आप कैसे हटा सकते हो, मॉइस्चराइज करके। जी। तो आप उसके लिए यूज़ कर सकते हो ऑयल। ऑयल में आप कोई भी ऑयल, कोई भी, एज इन आप कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हो, आप ऑलिव ऑयल भी यूज़ कर सकते हो, आप फॉर दैट मैटर टी ट्री ऑयल भी यूज़ कर सकते हो। जी। ये 3 बहुत इफ़ेक्टिव है। अच्छा, आपने खाली ऑयल किया, आपको लग रहा है नहीं अभी फ्लेक्स कम नहीं हुए, तो आप उसमें थोड़ा-सा कैम्फर डाल लो कोकोनट ऑयल में। वो बहुत अच्छे से आपका होममेड मॉइस्चराइज़र हो गया। अब हम बात करते हैं, अगर आपको नहाने के बाद कुछ डीप एक तरीके से डीप नरिशिंग के लिए चाहिए तो आप वैसलीन जेली लगा सकते हो, पेट्रोलियम जेली जो आती है। अब अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है कि ब्लीडिंग हो रही है, जी। रेडनेस ज़्यादा है, इन्फ्लेमेशन ज़्यादा है, तो आप नीम बेस्ड चीज़ें यूज़ करो। जी। नीम के पानी से नहा सकते हो, नीम को पीस के उसका जो पेस्ट बनता है उसको लगा सकते हो, नीम ऑयल भी मिलता है मार्केट में। तो ये सब चीज़ें मिक्स एंड मैच करके यूज़ कर जी। सकते हो। जी, एक होम रेमेडी मैंने काफ़ी सुनी है, ओट्स मील बाथ और चारकोल या कॉल बाथ, कुछ मैं मतलब मेरे को एक्यूरेट वर्ड भी याद नहीं आ रहा। तो ये क्या एक्चुअल में इफ़ेक्टिव हैं? बहुत इफ़ेक्टिव है। जी। ओट्स थेरेपी तो बहुत इफ़ेक्टिव होती है। आई हैव गिवन इट टू सो मेनी पेशेंट्स ऑफ माइन एंड इट इज़ वेरी इफ़ेक्टिव। आप अगर वो पेशेंट है जिसको स्कैल्प सोरियासिस है, बेसिकली फ्लेक्स बहुत ज़्यादा है, तो आप इसको महीना तो ज़रूर करो। तो इतने से ओट्स को लो आप, इतने इतने पानी में उसको डिप करके रख दो तो पूरे फूल जाएँगे। उसके बाद उस पानी से नहा सकते हो। जब जैसे-जैसे ओट्स आए तो आप हल्का-सा ऐसे मसाज कर सकते हो, बहुत ही हल्के हाथों से। तो वो जो झड़ने होंगे फ्लेक्स झड़ जाएँगे। तो आप ये रेगुलरली थोड़े दिन लेते हो तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। इट्स वेरी गुड फॉर सोरियासिस। ओके। तो डॉक्टर नेहा, अब मैंने ये भी सुना है कि सोराइसिस अगर बहुत लंबे समय तक अनट्रीटेड रह जाता है, तो इसकी वजह से शरीर में कई और दिक्कतें भी बन सकती हैं। तो वो कौन-कौन सी दिक्कतें हो सकती हैं? देखिए, सोरियासिस, लगभग जितने भी सोरियासिस के केस होते हैं, अबाउट 8% ऑफ दोज केसेस हैव सोरियाटिक आर्थराइटिस। एक ऐसी तकलीफ जहाँ पे ये जो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स होते हैं ना, मतलब आपके शरीर के अंदर जो इन्फ्लेमेशन हुआ है, वो इन्फ्लेमेशन आपके जॉइंट्स तक पहुँच जाता है। तो जॉइंट्स तक पहुँच जाता है तो आपके घुटनों में दर्द हो सकता है। अब इसके लोकेशन होते हैं, जैसे कुछ लोगों को फिंगर्स में और आर्म्स में, रिस्ट में, यहाँ दर्द हो सकता है। कुछ लोगों को नीज़ में दर्द हो सकता है। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनको एक तरीके से रीढ़ की हड्डी में दर्द होने लगता है, तो सर्वाइकल इस एरिया में दर्द होने लग सकता है, लोअर बैक एक होने लग जी, सकता जी। है। तो ये सारे, अब ये जो जोड़ों की तकलीफ होती है ना, ये हुँ, एक तो पेशेंट को ऑलरेडी स्किन पे पैचेस है, ऊपर से जोड़ों में भी तकलीफ होने लगी हुँ। है, तो ये भी पेशेंट बहुत स्ट्रगल करता है इन जी, कंप्लेंट जी। से। जी, तो डॉक्टर नेहा, सोराइसिस अर्थराइटिस जैसे आप बता रहे हो, सोराइटिक अर्थराइटिस बेसिकली इसमें जोड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द बन जाता जी, है जी, जी। और सोराइसिस भी ऊपर रहता है। जी। तो पेशेंट के लिए तो बहुत मुश्किल हो जाता होगा ये? बहुत मुश्किल हो जाता है। सोरियासिस के पेशेंट में ना, देखो, एक चीज़ का हमेशा ख़्याल रखना है, हुँ, अगर आप सोरियासिस के पेशेंट हैं तो, हुँ। अपने शरीर में किसी भी चीज़ की कोई भी कमी ना होने दें। जी। ना आयरन की, ना कैल्शियम की, ना विटामिन D3 की, है ना? हेल्दी खाना आप खाएँ। बेसिकली आपको अपने इंटरनल ऑर्गन्स का भी ध्यान रखना है। बहुत रेयर ऐसे केसेस होते हैं, बट ऐसे भी केसेस होते हैं जिनको जो नेल्स, तो हम जानते हैं नेल्स, हेयर, स्कैल्प, ये सब बॉडी एक्सटीरियर इन्वॉल्व हो जाता है, जॉइंट्स भी इन्वॉल्व हो जाता है। कभी-कभी इंटरनल लिवर भी इन्वॉल्व हो जाता है। कभी-कभी अगर पेशेंट की, देखो, डाइट हैबिट्स अच्छी नहीं है, तो वो लिवर डैमेज होने के चांसेस को बढ़ा सकता है। अगर आपकी कोई भी चीज़ अंदर खराबी है, आप मान लो शुगर, बीपी के पेशेंट हो, तो फॉर दैट मैटर हार्ट की डिजीज़ होने के चांसेस को बढ़ा सकता जी, है। शुगर के पेशेंट हो, 20-25 साल हो गए, तो किडनी के डैमेज के चांसेस को बढ़ा सकता है। तो जी, अगर आपको सोरियासिस है, तो आपके शरीर में किसी और बीमारी के होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जी। और जैसे डाइट में भी मैंने स्पेसिफिकली आपसे कई चीज़ें पूछी, तो नॉन-वेज खाने के लिए क्यों मना करा जा रहा है या दूध से बनी हुई चीज़ें खाने के लिए क्यों मना करा जा रहा है? देखो, ये सारी चीज़ें जो होती है ना, दूध हमारे लिए बहुत हेल्दी है, लेकिन दूध ना लेने से बॉडी में एक रिएक्शन आता है जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है। तो मैंने ये देखा है, हर वो चीज़ जिससे ह्यूमन पूरी तरह टॉलरेंट नहीं है, नेचुरली ह्यूमन्स के लिए नहीं बना है, लैक्टोज, ग्लूटेन एंड नॉन-वेज। तो ये सब चीज़ें, ये तीनों चीज़ें बहुत हेल्दी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जब भी कोई भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, और मैं सिर्फ आपको सोरियासिस की बात नहीं कर रही हूँ, बाकी बहुत सारी, जैसे IBS भी एक जी। कंडीशन है, और भी बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ होती हैं जहाँ पे ऑलरेडी अंदर में ऐसी कोई बीमारी, आपके शरीर के अंदर इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स बढ़े हुए हैं, तो आप इन खाने को एक बार अवॉइड करके देखो, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। जी।
इसलिए मना करते जी, हैं। जैसे अभी आपने आईबीएस का भी ज़िक्र करा और सोराइटिक अर्थराइटिस की भी बात हुई थी। कई बार मैंने देखा है जब पेशेंट बहुत लंबे समय से दवाइयाँ खा रहा होता है सोराइसिस की, तो इसकी वजह से भी उसके शरीर में कई कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं, तो ये ऐसा क्यों होता है? ये तो सबसे बड़ी चीज़ है ना, हुँ, यही तो सोरियासिस के केस में अगर हम एलोपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है, हुँ, जो हम दवाइयों का साइड इफ़ेक्ट पेशेंट के शरीर पे डाल सकते हैं। हुँ, तो ऐसे में अगर देखो आप एलोपैथिक को फ़ॉलो करते हो, तो आप कोशिश करो ज़्यादा ऑइंटमेंट्स पे ही स्टिक करो। जी, और अगर आपके डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, तो वो ज़रूर आपका हर महीने या दूसरे महीने लिवर और किडनी फंक्शन टेस्ट कराते हैं टू जज कि सब हुँ, पैरामीटर्स ठीक है या जी, जी, नहीं जी। है। तो यहीं पे फिर होम्योपैथी का रोल आता है। हुँ, होम्योपैथी आपको रैशेज़ फ्री करता है, क्योंकि जो मेडिसिन्स एक्चुअली सोरियासिस को सबसाइड करने के लिए बनी हैं, वो होती ही सारी इम्यूनिटी को सप्रेस करने के लिए। जी, और यूजुअली ऐसी मेडिसिन स्टेरॉयडल बेस्ड ही होती है। जितनी भी इम्यूनोसप्रेसेंट्स होती हैं, वो सारी स्टेरॉयडल कॉम्पोज़िशन में होते हैं। और हम सभी लोग अब तक तो ये बात जान ही चुके हैं कि जी। स्टेरॉइड्स का हमारी बॉडी पे बहुत हार्मफुल इफ़ेक्ट्स होते हैं। जी। ये तो आपने बिल्कुल सही बताया कि ऐसे दिक्कतें हो सकती हैं क्योंकि कई बार और खुद डॉक्टर्स भी जो भी एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं ये टेस्ट करवाते हैं ताकि वो दवाइयों की जो भी यस, फ्रीक्वेंसी होती है या पोटेंसी बोलते हैं आई करेक्ट। थिंक वो थोड़ा मिलीग्राम्स उसका हाँ, हाँ, मतलब वो चेंज करते एमजीज़ रहे। वगैरह हाँ, थोड़ा कम कर दें उसके करेक्ट, अकॉर्डिंगली। तो ये यस। तो रहता है लेकिन ऐसे में अब सोरायसिस पेशेंट के लिए क्या ऑप्शन बचता है? वो तो बेचारा परेशान हो जाएगा, उसका दवाई लेगा तो दिक्कत, ना लेगा तो दिक्कत। तो क्या सोराइसिस का कोई परमानेंट सॉल्यूशन है या कोई अल्टरनेटिव मेडिसिन्स हैं जिसकी मदद से सोराइसिस को ठीक किया जा सकता है? देखो यहाँ पे होम्योपैथी का रोल बहुत अच्छा है। हुँ, अभी पेशेंट जो एजुकेटेड पेशेंट्स होते हैं ना, बेसिकली वो ये बात समझते हैं और जानते हैं। हुँ, यूजुअली कई बार ऐसे होता है कि मेरे पास पेशेंट्स आते हैं ना, तो वो खुद से ही ओरल मेडिकेशंस नहीं ले रहे होते। जी। वो सिर्फ़ अपना एक उनका एक फ़ेवरेट ऑइंटमेंट होता है कि हुँ, जब-जब होता है तो हम ये लगा लेते हैं। हुँ, अब वो ऑइंटमेंट लगाते-लगाते भी स्किन बहुत पतली होती है, हुँ, तो वो भी डैमेज करती है। तो होम्योपैथी आपको सोरियासिस फ्री करती है, पैचेस फ्री करती है, बिना किसी इंटरनल ऑर्गन को कॉम्प्रोमाइज़ करे। जी। आपको होम्योपैथिक मेडिसिन से हुँ, किसी भी तरीके का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, ये तो सभी लोग जानते हैं जी, दैट जी। होम्योपैथी इज़ द सेफेस्ट सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो अब जी, प्रैक्टिस किया जाता है। जी। और साथ ही साथ इसका सबसे अच्छा इम्पैक्ट मैं आपको बताती हूँ कि और दूसरी तरीके की पैथी को फ़ॉलो करने से आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है और जी, सप्रेस हो जाती है। जी। होम्योपैथी में इम्यूनिटी को मॉड्यूलेट करने के लिए दवा दी जाती है, ना हुँ, तो हाइपर एक्टिव होए इम्यूनिटी, ना ही एकदम सप्रेस हो जाए। हुँ, इम्यूनिटी को बराबर मेंटेन कैसे करके रखना है, वो होम्योपैथी करती है। तो होम्योपैथी में जी। सोरियासिस का बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। जी। और जैसा अभी आपने होम्योपैथी बताया तो अल्टरनेटिव मेडिसिन्स में लोग अक्सर सबसे पहले आयुर्वेद को ऑप्ट करते हुँ, हैं, आफ्टर दैट होम्योपैथी पे आते हैं हुँ, और मार्केट में अब यूनानी भी काफ़ी, हुँ, नेचुरोपैथी भी काफ़ी चीज़ें चल रही हैं। हुँ, तो ऐसे में पेशेंट भी कन्फ्यूज़ रह जाता है और मैंने ये देखा है कि होम्योपैथी में तो सोराइसिस के काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट हैं, हुँ, आयुर्वेद में भी हैं और कई बार मैं ये देखता हूँ कि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेने के बाद लोग होम्योपैथिक ट्रीटमेंट को ऑप्ट हुँ, कर रहे हैं। तो करेक्ट। ऐसा क्या रहता है मतलब थोड़ा कन्फ्यूज़िंग हो जाता है ये? कई बार क्या होता है ना, हाँ, क्योंकि देखो जितनी भी आयुर्वेदिक मेडिसिन्स बहुत अच्छी है। देखो यहाँ पे ना आपके डॉक्टर का एक्सपीरियंस और नॉलेज बहुत इम्पोर्टेंट होता है। हुँ, आयुर्वेदिक जैसे होम्योपैथी में ये बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर ऐसे होता है कि कोई मेडिसिन्स का कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं होता। हुँ, हुँ, लेकिन आयुर्वेदा में भी वही चीज़ आ जाती है। हुँ, अगर आपका स्किल्ड डॉक्टर नहीं है, हुँ। तो फिर क्योंकि इतने स्ट्रॉन्ग हर्ब्स होते हैं, तो वो जी, कुछ डैमेज कई बार ऐसे होता है कि मेरे पास पेशेंट्स आते हैं जिनको पेशाब में आयुर्वेदा लेने के बाद हुँ, पेशाब में जलन होने लगी या बहुत ज़्यादा पेट में जलन होने लगी, तो जी, ऐसे तो इसलिए और प्लस दोज़ मेडिसिन्स आर वेरी डिफ़िकल्ट टू टेक। कुछ चूरन होता है, कुछ कड़वे होते हैं, हुँ, तो इंसान के टेस्ट ये बड्स तो के लिए भी अच्छे नहीं कंज़्यूम होते। हुँ, तो मैंने अधिकतर देखा है कि लोग इसीलिए आयुर्वेदा को छोड़ के होम्योपैथी जी, स्विच करते हैं फॉर द। और दूसरा क्या होता है ना कि अगर एक पेशेंट ठीक हुआ, मेरे पास ऐसे क्योंकि बहुत पेशेंट्स हुँ, हैं, हुँ, किसी एक पेशेंट ने कहीं पे भी होम्योपैथी ली है और हुँ, उसको रिजल्ट मिले हैं, तो वो ज़रूर होम्योपैथी को बिलीव करते हैं। ये तो जी, हुआ एक बिलीफ सिस्टम। हुँ, दूसरा, अगर एक पेशेंट है, क्योंकि मेरे पास ऐसे पेशेंट्स बहुत आते हैं कि इट्स अ वेरी कॉमन डिसऑर्डर, सोरियासिस बहुत कॉमन है। तो मेरे को हुआ, अब जैसे कोई जानता था कि अरे आपका तो ठीक हो गया, पहले देखा था तो हुँ, ऐसा-ऐसा था, हुँ, हुँ, रिसेंटली हुआ है मेरे पास। जी, तो उनके जानकार आते हैं कि जी, आपसे ठीक हुआ है। कई बार पेशेंट्स बहुत दूर-दूर से भी आते हैं, सिर्फ़ जी, नाम सुनकर कि यहाँ जी, पे जी, जी। सोरियासिस का बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। जी। अब जैसे आप प्रोमिनेंटली बता रहे हैं कि होम्योपैथी से काफ़ी इफ़ेक्ट हुँ, मिलता है, तो अगर कोई व्यक्ति जो सोराइसिस से सफ़र कर रहा है, भारत होम्योपैथी से ट्रीटमेंट हुँ, लेता है, स्टार्ट हुँ। करता है, तो कितने समय तक उसे
जो सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं, जैसे खुजली, ब्लीडिंग भी कई बार हो जाती है, इन सब चीज़ों से रिलीफ मिल सकता है? मतलब कितना टाइम रहेगा कि दवाइयाँ असर करने लग जाएँगी? देखो, आप अगर आपने दवा लेनी शुरू करी है, रिज़ल्ट तो आपको थोड़े ही दिनों में 3, 4, 5 दिन, 7 दिन में महसूस होने लगता है। इतनी जल्दी? हाँ, नाइस। पेशेंट हफ्ते भर में इचिंग और फ्लेकीनेस कम हुँ, होने लगती हुँ, है। हुँ। अब आप ये समझना ज़रूरी है कि आप किस सिवियरिटी के पेशेंट हैं। अगर एक ऐसा पेशेंट है जिसको पूरी बॉडी पे सोरियासिस है, बहुत एग्ग्रेवेटेड केस है ना, जी। स्कैल्प पे भी है, ईयर्स पे भी है, हुँ, बैक्स, फ्रंट, हुँ, नीज़, एल्बोज़ हर जगह हुँ, है। हुँ, हुँ। तो फिर आपको समय देना होगा। आपको एज़ लॉन्ग एज़ 5-6 मंथ्स भी आप देना पड़ेगा आपको जी। ट्रीटमेंट। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट और अहम चीज़, हुँ, आपका सोरियासिस ठीक हो गया पूरी तरह। आपने हुँ। मुझसे 4 महीना, 5 महीना, कितना भी महीना ट्रीटमेंट लिया, जी, आपका सोरियासिस पूरी तरह ठीक हो गया। जी, उसके बाद अपनी मर्ज़ी से दवा नहीं छोड़ो। जी, डॉक्टर के उसमें रहो, कंसल्ट में रहो। हम आपकी दवा को धीरे-धीरे एटेन्यूएट कराते हैं और 15-20 दिन, महीने भर में दवा धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके बंद करवाते हैं। जी। तो वो दवा का बंद होना, है हुँ। ना? कैसे-कैसे एटेन्यूएट करना है दवा, वो भी बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। स्टार्टिंग इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट, द एंडिंग इज़ ऑल्सो जी, इम्पोर्टेंट। ये वैसे आपने बहुत ज़रूरी पॉइंट बताया, हुँ। क्योंकि कई बार जब हाँ। रिलीफ़ मिलने लग जाता है ना किसी भी हाँ, दिक्कत हाँ। से, तो हम दवाई खाना बंद बंद कर कर देते हैं। देते ये एक हैं। ह्यूमन साइकोलॉजी हो रखी है हम करेक्ट, सभी के साथ। करेक्ट। तो अगर सोराइसिस से अगर आप लोग सफ़र कर रहे हैं, तो ये बात ज़रूर मानिएगा आप डॉक्टर नेहा की, कि दवाइयाँ खुद ना बंद करें। जब तक आपका डॉक्टर आपको एडवाइस नहीं कर रहा, तो दवाइयाँ बंद करना हो सकता है आपको नुकसान दे। तो डॉक्टर नेहा, जैसे अभी आपने बताया कि आप सोराइसिस के काफ़ी पेशेंट्स का ट्रीटमेंट कर चुके हैं और काफ़ी पेशेंट ठीक हो रहे हैं। लेकिन जो व्यक्ति अभी सोराइसिस से सफ़र कर रहा है, वो आपसे कैसे कॉन्टैक्ट करे? भारत होम्योपैथी से कैसे कॉन्टैक्ट करे? देखो, भारत होम्योपैथी आप नॉर्मली गूगल, यूट्यूब कहीं पे भी सर्च करेंगे, वी आर अवेलेबल एवरीवेयर। इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, गूगल। जी, और वहाँ पे हमारे क्लिनिक का एड्रेस भी लिखा है, जो हमारा भारत होम्योपैथी हॉस्पिटल है उसका एड्रेस भी है। बाकी मैं स्पेसिफिकली इस वीडियो के एंड में मेंशन करा दूँगी अपना कॉन्टैक्ट नंबर, ताकि डायरेक्टली पेशेंट्स में से अगर कॉन्टैक्ट करना चाहते जी, हैं तो जी। कर सकते हैं। जी, और डॉक्टर नेहा, जैसे आपने सभी सवालों के जवाब दिए हैं, अब जाते-जाते एक इस पॉडकास्ट में एक ऐसा घरेलू उपचार बता दें जिससे जो सोराइसिस के पेशेंट को ड्राइनेस हो रही है, खुजली हो रही है, उसमें इंस्टेंट रिलीफ मिल जाए। आप नहाने के बाद ज़रूर पेट्रोलियम जेली, मतलब जो नॉर्मल मिलती है मार्केट में, पेट्रोलियम जेली लगाओ और रात को सोने से पहले कोकोनट ऑयल में कैम्फर मिक्स करके उससे अच्छे से उसको नरिश करके सो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। वेल डॉक्टर नेहा, थैंक यू, आपने सोराइसिस से जुड़े सभी सवालों के जवाब दिए हैं और आई होप आपको भी आपके सभी सवालों के जवाब मिले होंगे। तो अगर आप सोराइसिस से सफ़र कर रहे हैं, तो ये पॉडकास्ट आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, क्योंकि इसमें आपको हमने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी है। लेकिन इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई सवाल रह गया है, तो आप कमेंट सेक्शन में अपना सवाल ड्रॉप कर सकते हैं। हमारी टीम डॉक्टर नेहा से उस सवाल का जवाब लेगी और आपको कमेंट में ही रिप्लाई कर देगी, या फिर आप डायरेक्ट डॉक्टर नेहा से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इस पॉडकास्ट में हमने डॉक्टर नेहा का नंबर मेंशन कर दिया है। आप अगर डॉक्टर नेहा के साथ अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, तो आप इस नंबर पर कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। उनकी डॉक्टर की टीम आपकी पूरी हेल्प करेगी, आपकी प्रॉब्लम को समझेगी और आपको एक परमानेंट सॉल्यूशन देगी। तो आज के पॉडकास्ट में सिर्फ इतना ही, और भारत होम्योपैथी के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि हम भारत होम्योपैथी पॉडकास्ट में आपके लिए लेकर आते हैं हेल्थ से जुड़ी नई नई जानकारियां।